Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about some important questions for MSc entrance examination in the topic animal physiology और system physiology of animals. और ये वाला जो वीडियो है वो रिलेटेड है JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन से MSc लाइफ साइंस में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू एक्सॉन इज प्रोपोर्शनल टू द. और क्वेश्चन आ चुका है 2017 में. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू एक्सॉन इज प्रोपोर्शनल टू द. यहाँ पे नर्व सेल्स की बात हो रही है. एक और सेल है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो है कार्डियक सेल्स. यहाँ पे जैसे ऐसे नोड है तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. उसके बाद इम्पल्स जनरेट होती है कार्डियक इम्पल्स, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब कुछ होता है. ये सारी प्रोसेस होती है. लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नर्व सेल्स की, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन आ रखा है. एक्सॉन किस में होता है? नर्व सेल बॉडी में एक लॉन्ग इलोंगेटेड एक पोर्शन, इलोंगेटेड पोर्शन होता है और ये पोर्शन कहलाता है आपका एक्सॉन, जहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके दूसरी जो नर्व सेल्स है वहाँ तक पहुँचती है. ठीक है, तो जो एक्सॉन है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेशन है और एक्शन पोटेंशियल का प्रोपगेशन है वो किन की वजह से इंक्रीज होता है? इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से. ऑप्शंस क्या है? डायामीटर एंड माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन, लेंथ एंड डायामीटर ऑफ द एक्सॉन, लेंथ एंड माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन, एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड द सोमा साइज. इनमें से किसकी वजह से या किसके होने से एक्सॉन में प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसके प्रोपोर्शनल होगा. और यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं सारी चीज़ें, जैसे डायामीटर एंड माइलिनेशन, लेंथ एंड डायामीटर, लेंथ एंड माइलिनेशन, डेंड्राइट्स एंड सोमा साइज. तो पहले बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की. माइलिनेशन की अगर हम बात करें, माइलिनेशन क्या है? एक्सॉन जो है हमारा एक इलोंगेटेड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कुछ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके के फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, इनको कहते हैं माइलिन. और दूसरे शब्दों में कहें तो माइलिन शीट कहा जाता है. माइलिन शीट के यहाँ बीच बीच में पोर्शन छूटे हुए रहते हैं. जैसे एक माइलिन शीट ये है, एक माइलिन शीट ये वाली है, और ये जो बीच का पोर्शन होता है इसे कहते हैं नोड्स ऑफ रॉनवेयर. और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और डीपोलराइजेशन होता है. अगर कोई एक्सॉन माइलिनेशन जिसमें नहीं है, कोई एक्सॉन ऐसा है जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा. लेकिन अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो जो एक्शन पोटेंशियल है या जो डीपोलराइजेशन है वो यहाँ से जंप करके सीधा यहाँ पे प्रोपगेट होगा. तो इस तरीके से पूरी लेंथ में, एक्सॉन की पूरी लेंथ में स्पीड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसका प्रोपगेशन स्पीड से होगा. तो किसकी वजह से? एक तो फैक्टर है माइलिनेशन. Myelination of axon increases the propagation of action potential because by myelination the depolarization occurs only in the nodes of Ronvier, so the action potential jump into the nodes. और इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है पूरी लेंथ में एक्सॉन के वो ज़्यादा स्पीड से प्रोपगेट हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि माइलिनेशन होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन. एंड दूसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स और द एक्शन पोटेंशियल, वो क्या है? लार्ज डायामीटर ऑफ एक्सॉन्स. जो लार्ज डायामीटर वाले एक्सॉन होते हैं उनके पास कंडक्शन वेलोसिटी है उनकी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो उनके पास कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है. लार्ज डायामीटर या जो बड़ा डायामीटर वाले एक्सॉन होंगे जिनका डायामीटर बड़ा होगा उनके पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कंडक्टिव वेलोसिटी, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है उसका प्रोपगेशन इंक्रीज हो जाता है. मतलब ये भी क्या है? प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के. कौन? डायामीटर. तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला, डायामीटर एंड माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन, इसकी वजह से प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होगा. प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायामीटर ऑफ द एक्सॉन एंड द माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन. ए वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जिसे हम ECG भी कहते हैं, रिकॉर्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द.
जो ईसीजी है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो फॉलोइंग में से किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, या किस चीज़ के बारे में इससे इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है हमको। ऑप्शंस क्या हैं? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल, conduction of electrical signals through the heart, oxygenation and deoxygenation level of the atrial and ventricular blood, and ejection volume of the ventricular blood। इनमें से किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें तो इट इज़ अ मेथड टू एनालाइज द हार्ट्स कंडक्टिंग mechanism and it gives information about heart's electrical activity। जो का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है या जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एक ग्राफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कुछ ग्राफ जैसा होता है जिसमें कुछ वेव्स होती हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, वेंट्रिकुलर कंडक्शन, जो वेंट्रिकल्स में जो भी कंडक्शन हो रहा है या वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस तरीके की है, जिससे क्या पता चलता है कि वेंट्रिकल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में है या रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ये जो यहाँ पे जो वेव्स टाइप की हैं, डिफ्लेक्शंस हैं, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ये शो करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट, वेंट्रिकल्स की भी और एट्रियम की भी। तो किस चीज़ पे ये फोकस करता है? मेनली क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द हार्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिससे हमको पता चलता है कुछ डिफ्लेक्शंस होते हैं उसमें, और उन डिफ्लेक्शन से हमको पता चलता है कि ये कौन सा जो पी वेव है वो क्या शो कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो कर रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और उसके बाद टी वेव क्या शो कर रही है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो जो सिग्नलिंग हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग चल रहा है, उसमें भी एक्शन पोटेंशियल ही चलता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है इसके थ्रू एक ग्राफ प्राप्त होता है हमको, और उस ग्राफ से हमको क्या पता चलता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द हार्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज नॉट नॉर्मली रेगुलेटेड बाय किडनीज। इनमें से कौन सा फंक्शन, फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा फंक्शन किडनीज के थ्रू रेगुलेट नहीं होता है? और ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। ऑप्शंस हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन, ब्लड पीएच एंड अमोनिया लेवल रेगुलेशन, एंड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज रेगुलेशन। इनमें से कौन सा फंक्शन किडनी प्ले नहीं करती है? तो अगर हम किडनी की बात करें तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ये किडनी से ही रेगुलेट होता है। रेनिन जो है ये आपका किडनी में ही मिलता है, और यहाँ से ये एंजियोटेंसिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फंक्शन प्ले करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का। साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन की अगर हम बात करें, जो एल्डोस्टेरोन होता है इसके बाद एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन 2। एल्डोस्टेरोन कहाँ का हार्मोन है? एडिनल ग्लैंड का, और ये रेगुलेट करता है रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है, और इससे जो बॉडी फ्लूइड है यानी कि जो ब्लड है उसका लेवल बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, और उससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है एक दूसरे से, और किडनी इसे रेगुलेट करती है, मतलब ब्लड प्रेशर को भी किडनी रेगुलेट कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी, और बॉडी फ्लूइड के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये रेगुलेट कर रही है। ब्लड पीएच एंड अमोनिया लेवल को भी किडनी रेगुलेट करती है। किडनी रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच, एंड ऑल्सो रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। ये तीन फंक्शन जो है, ऊपर के तीन फंक्शन किडनी प्ले करती है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज ये किडनी रेगुलेट नहीं करती है। अगर हम वहीं बात करें आरबीसीज की यानी रेड ब्लड सेल्स की, तो यहाँ पे किडनी के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज ये रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन, और ये इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, इस प्रोसेस को इंक्रीज करता है बोन मैरो से, आरबीसीज के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है कौन? इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। और ये कहाँ से रिलीज होता है? किडनी से ही रिलीज होता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज के प्रोडक्शन के लिए जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स काम करते हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स काम करते हैं, ये मैच्योर डब्ल्यूबीसीज से ही रिलीज होते हैं। किडनी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमको पूछ रहे हैं कि कौन सा रोल प्ले नहीं करती है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज ये वाला रोल जो है ये किडनी प्ले नहीं करती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा।
प्रोडक्शन ऑफ WBCs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब स्ट्रक्चर दिए गए हैं हार्ट के और उसके फंक्शन बता रखे हैं, तो कौन सा एकदम करेक्ट है। स्ट्रक्चर तो करेक्ट हो गई, हार्ट ही के स्ट्रक्चर है सारे, लेकिन वो जो फंक्शन है वो उसके थ्रू प्ले होता है या नहीं, ये वाला हमको बताना है और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, और ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है, द राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो राइट एट्रियम है, दो टाइप के एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे पास। अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके से, ये वाला जो पोर्शन है ये राइट एट्रियम है, ये दूसरा वाला लेफ्ट एट्रियम है, और ये वाला पोर्शन, ये वाला राइट वेंट्रिकल और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसकी हम बात कर रहे हैं, राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे जो ब्लड रिसीव किया जाता है वो किया जाता है बाय द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है ये हार्ट से ऊपर वाले पोर्शन में, बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, और नीचे वाली जो इन्फीरियर वेना कावा है ये इन्फीरियर रीजन या जो नीचे वाला पोर्शन है, हार्ट से नीचे का जितना भी पोर्शन है बॉडी का, वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। और ये सारा कहाँ पोर करते हैं, ये राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम इसका मतलब है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में हेल्प नहीं करता है, मतलब ये ब्लड रिसीव पल्मोनरी सर्कुलेशन से नहीं करता है, ये किससे कर रहा है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से, और पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव कर रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ कौन अटैच है, अगर हम बात करें यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की, तो ये वाला जो वेंट्रिकल है ये अपने जब पंप करेगा तो ब्लड पंप होता है और ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजा जाता है, और वो किसके थ्रू भेजा जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ कौन एसोसिएट है, राइट वाला वेंट्रिकल, ना कि एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। राइट एट्रियम डू नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन रॉन्ग है, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, द कॉर्डे टेंडिनी अटैच द सेमिलुनार वाल्स टू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के साथ सेमिलुनार वाल्स को अटैच करने का ये काम करते हैं कॉर्डे टेंडिनी, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये होल्ड करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स को। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्या हैं, जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं और बैक फ्लो को रोकते हैं, वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड वापस एट्रियम में न चले जाए, इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। और इनको अपनी राइट पोजीशन पे अटैच रखने के लिए, होल्ड करने के लिए कॉर्डे टेंडिनी काम करता है। और ये कुछ स्ट्रिंग लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ स्ट्रिप्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका फंक्शन क्या है, होल्डिंग द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स इन द प्लेस व्हेन हार्ट इज पंपिंग ब्लड। ठीक है, तो ये सेमिलुनार वाल्व से एसोसिएट नहीं है, किससे एसोसिएट है, आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन क्या है, द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट्स ब्लड टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है, जैसे हमने राइट एट्रियम की बात की थी, उसके बाद राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ एसोसिएट है। वैसे ही जो पल्मोनरी वेन्स है वो लंग से जो ब्लड लेके आती है वो कहाँ पोर करती है, आपके लेफ्ट वाले एट्रियम में। और जो राइट वेंट्रिकल है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ एसोसिएट होता है, और ये जो अपना ब्लड है वो इजेक्ट करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है, किसके थ्रू, सिस्टमिक आयोटा के थ्रू। तो ये भी पल्मोनरी सर्कुलेशन से एसोसिएट नहीं है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से एसोसिएट है कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल। एसोसिएट कौन है पल्मोनरी सर्कुलेशन से, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एसोसिएट नहीं होते हैं, ये एसोसिएट होते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, द बाइकस एंड मिट्रल वाल्व। बाइकस पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व एक ही को कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उनको बाइकस पिड वाल्व, और दूसरे साइड को राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उनको ट्राइकस पिड वाल्व कहते हैं। इनमें केवल दो फ्लैप्स होते हैं, बाइकस है इसलिए इसका नाम। ये क्या बोल रहे हैं, ये प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। और एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व का काम ही यही होता है कि जो वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है उसको वापस, उसका बैक फ्लो को वो प्रिवेंट करे, एट्रियम में वो वापस ना जाए पंपिंग के दौरान।
या जिस टाइम पे सिस्टोल वाली कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वापस से ये एट्रियम में न चले जाए, इसी के लिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व लगे हुए होते हैं और इनका यही फंक्शन होता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। द बाइकस पिड वाल्व एंड मिट्रल वाल्व प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। और कहाँ से? क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करेंगे। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द किडनीज परफॉर्म देयर फंक्शंस बाय फर्स्ट फिल्टरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। किडनी अपना फंक्शन प्ले करती है। फर्स्ट फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन। ये किस चीज़ का फिल्ट्रेशन करती है और उसके बाद फिल्टर होके ये कहाँ पहुँचता है, इसके बारे में हमको पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्लड फिल्टर होता है थ्रू द ग्लोमेरुलाई इनटू द मकूला डेंसा। सीरम फिल्टर होता है थ्रू द ग्लोमेरुलाई इनटू द मकूला डेंसा। प्लाज्मा फिल्टर होता है थ्रू द ग्लोमेरुलाई इनटू द ट्यूब्यूल्स। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फिल्टर होता है टू द लूप ऑफ हेनले। तो इनमें से अगर हम बात करें, सीरम भी, ब्लड भी, प्लाज्मा भी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी एक ही चीज़ को कहा जाता है। ब्लड जो है इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स यानी ब्लड कॉर्पसेल्स भी प्रेजेंट होती है और लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन है जिसमें कुछ फ्लूइड वाटर की क्वांटिटी होती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लूकोज लेवल होता है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है और वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। सीरम प्लाज्मा का भी फिल्टरेट रूप है। सीरम में कोई भी जो कोआगुलेशन का जो फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं इनसे जो फिल्टर होता है, जो भी फिल्ट्रेट निकलता है वो बाउमन्स कैप्सूल में और उसके बाद ट्यूब्यूल्स में जाता है। हेनलेज लूप से पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये जो फिल्टर होता है ये पोर होता है। अगर हम बात करें कौन फिल्टर होता है, तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में कॉर्पसेल्स भी हैं, लेकिन कॉर्पसेल्स फिल्टर आउट नहीं होती है। केवल लिक्विड पोर्शन जो है ब्लड का, प्लाज्मा वाला पोर्शन, वही फिल्टर होता है। उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट और प्रोटीन्स भी। कभी कभी प्रोटीन्स भी, कुछ स्मॉल जो प्रोटीन है, स्मॉल साइज की प्रोटीन, वो भी फिल्टर आउट होके बाउमन्स कैप्सूल में पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्लाज्मा फिल्टर होगा थ्रू द ग्लोमेरुलाई इनटू द ट्यूब्यूल। और कौन सी ट्यूब्यूल? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहले बाउमन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आएगा और उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।